व्हाट्सअप दोस्तों, कार मास्टर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजन शर्मा एंड आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्ड एंडेवर के बारे में। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्ड एंडेवर 2.0 BS6 विद अ 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेजर फ्लॉज हैं उस एसयूवी में जो कि BS6 अपडेट के साथ ही उस एसयूवी में आए हैं, एंड क्यों फिलहाल तकरीबन 1-2 साल तक हर कॉस्ट पे आपको फोर्ड एंडेवर अवॉइड करनी चाहिए। एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन से उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप ले सकते हैं अगर आपको वाकई में उस सेगमेंट की कोई कार चूज करनी है। और देखिए, एंडेवर की जो लेटेस्ट जनरेशन थी वो जब न्यू थी तब उसमें दो इंजन ऑप्शन थे, एक 2.2 एंड एक 3.2 लीटर डीजल इंजन with a 6-speed automatic gearbox. Bulletproof combination था, engines were absolutely solid, they are reliable. Gearbox भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला है, it was also very reliable gearbox. लेकिन BS6 नॉर्म्स के साथ फोर्ड एंडेवर में आया एक 2.0 170 bhp का पैंथर इंजन, एंड उसके साथ फोर्ड ने दिया है आपको एक 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। अब देखिए, एक इंजन और एक गियरबॉक्स की रिलायबिलिटी को हम बेसिक पैरामीटर्स मानते हैं एक कार की रिलायबिलिटी जज करने के टाइम, एंड जब ये दोनों चीज़ें ही प्रॉब्लमेटिक हो तो आपको हर कॉस्ट पे वो गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए, एंड यही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब देखिए, मैंने फोर्ड एंडेवर 2.0 BS6 अभी तक चेकआउट नहीं करी है, मैंने उसको चलाकर नहीं देखा है, बट मैं उस गाड़ी के बारे में क्यूरियस था बिकॉज एंडेवर इज़ माई फेवरेट एसयूवी इन दैट प्राइस ब्रैकेट। तो मैं उसका इंजन स्टडी कर रहा था तो उसमें मैंने एक ग्लेयरिंग इंजीनियरिंग मिस्टेक देखी, एंड वो थी बेल्ट इन ऑयल सिस्टम, जिसको हम वेट बेल्ट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टाइमिंग बेल्ट होती है इंजन की वो ऑयल पंप के थ्रू जाती है, मतलब कि टाइमिंग बेल्ट ऑयल में इमर्स्ड होती है, इंजन ऑयल के अंदर होती है। अब थोड़ी बेसिक बात करते हैं। जो टाइमिंग बेल्ट होती है वो होती है रबड़ मटेरियल की, रबड़ के कुछ एडवांस कंपाउंड्स होते हैं तो उसकी टाइमिंग बेल्ट बनाई जाती है। अब पहले जो 2.2 और 3.2 लीटर इंजन थे उसमें आपको मिलती होती थी टाइमिंग चेन, वो मेटल चेन होती है, एंड टाइमिंग चेन्स आर एब्सोल्युटली रिलायबल। हाँ, रिप्लेसमेंट जरूर उसकी एक्सपेंसिव होती है, बट टाइमिंग चेन्स आर फार मोर रिलायबल, लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल देन अ टाइमिंग बेल्ट। एंड उसके ऊपर से भी जब आप एक टाइमिंग बेल्ट को ऑयल के अंदर इमर्स कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग मिस्टेक है, क्योंकि ऑयल एंड रबर का कॉम्बिनेशन कभी भी सेट नहीं बैठता है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। एंड चलिए, कुछ भी करके आपने एक ऐसा रबर मटेरियल बना लिया जिसपे ऑयल का इफेक्ट ना हो, फिर भी रबर का वेयर एंड टेयर एक मेटल टाइमिंग चेन से ज़्यादा ही होता है। अब इसे होता क्या है कि जो टाइमिंग बेल्ट है रबर मटेरियल की, उसके जो टीथ होते हैं, तो टाइम के साथ साथ ये जो वेट बेल्ट सिस्टम है इसमें जो बेल्ट है उसके जो टीथ हैं वो वेयर आउट होते रहते हैं, उसके चंक्स वहीं ऑयल पंप में ही गिरते रहते हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है आपके ऑयल पंप में, एंड उस वजह से आपके इंजन को कैटास्ट्रोफोबिक डैमेज भी हो सकता है, इंजन कम्प्लीटली टोटल आउट भी हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि बेल्ट मूव कर रही है ऑयल के थ्रू, तो उस वजह से जो स्ट्रेचिंग है बेल्ट की वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आउट भी हो जाती है बेल्ट, एंड उस वजह से बेल्ट लूज आउट हो जाती है, एंड इस स्ट्रेचिंग की वजह से जो बेल्ट है वो उतर जाती है, जो कि अगेन इंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। लूज बेल्ट भी हार्मफुल है आपके इंजन के लिए, एंड जब बेल्ट उतर ही जाएगी कम्प्लीटली स्ट्रेचिंग की वजह से, वो भी आपके इंजन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब ठीक है, कुछ बताने लायक एडवांटेजेस ज़रूर है वेट बेल्ट सिस्टम के, कि इंजन नॉइज़ कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन इन चीज़ों का आपको कुछ भी एडवांटेज नहीं है जब आपके इंजन की रिलायबिलिटी ही आपको इतनी ज़्यादा कम मिल रही है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर ज़रूर है, आपको बेल्ट कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद बदलवाते रहना पड़ेगा, तकरीबन 60,000 70,000 किलोमीटर्स के बाद आपको बेल्ट बदलवाते रहना पड़ेगा। ऑयल आपको रेगुलरली अपने इंजन का बदलवाते रहना पड़ेगा ताकि जितने भी बेल्ट के चंक्स इकट्ठे हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं ऑयल में, वो सारे रिमूव होते रहें। तो ये आपको मेंटेनेंस प्रॉपर रखनी पड़ेगी। कंपनी ज़रूर कहती है कि 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर तक जो बेल्ट है वो टाइम निकाल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत कम केसेस में पॉसिबल रहा है। तो इस पैंथर इंजन में इतने इंटरवल तक बेल्ट टाइम नहीं निकाल रही है, तो मेंटेनेंस हैवी इंजन रहेगा ये। एंड अगर आप देखना भी चाहें ना
तो पास्ट में भी फोर्ड ने एक 1.8 लीटर TDCI इंजन निकाला था सिमिलर बेल्ट इन ऑयल सिस्टम के साथ, एंड उसकी जो रिलायबिलिटी रिपोर्ट थी वो आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन फोरम्स भरे पड़े हैं उस इंजन की कंप्लेंट से, एंड उस चीज़ पे मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा। बट ठीक है, कुछ लोग ज़रूर इस चीज़ को काउंटर करेंगे कि नहीं अब फोर्ड ने बेल्ट अच्छी बनाई है एंड ऑल दैट। तो ठीक है, हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये फोर्ड ने को डेवलप करी है जनरल मोटर्स के साथ, GM जिसको हम कहते हैं। दोनों ने डेवलप ट्रांसमिशन इकट्ठे करी है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी अलग वर्जन यूज कर रहे हैं अपने व्हीकल्स में। अब ये ट्रांसमिशन इंडिया में आई है 2020 में, लेकिन बाहर ये ट्रांसमिशन चल रही है 2017 से। बहुत ही ज़्यादा एडवांस ट्रांसमिशन है, पावरफुल ट्रांसमिशन भी है, काफ़ी ज़्यादा पावर हैंडल कर सकती है, लेकिन इसमें ग्लिचेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। फोर्ड अभी तक इन फॉल्ट्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाया है। 2017 ऑनवर्ड्स ये ट्रांसमिशन आनी शुरू हुई थी फोर्ड के SUVs में फॉरेन कंट्रीज़ में, स्पेशली अमेरिका। एंड इस ट्रांसमिशन में मेजर फॉल्ट्स जो है वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा जर्की शिफ्ट्स होने लग जाते हैं अब्रप्टली, कभी कभी तो गियर शिफ्ट्स ही नहीं होते हैं, एंड गियर बॉक्स अपनी मर्जी से ही, अपने दिमाग से ही, क्योंकि ये कंप्यूटराइज गियर बॉक्सेस होते हैं, तो गियर बॉक्स अपने ही दिमाग से लिम्प मोड में चला जाता है। तो ये मेजर फॉल्ट्स आ रहे हैं 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में, एंड काफ़ी रिपोर्ट्स प्री मेच्योर फेलियर की भी आई है इस 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की। अब जो जनरल मोटर्स वर्जन यूज़ कर रहा है इस 10 स्पीड ऑटोमेटिक की, वो फेयरली रिलायबल निकल रही है, उसमें ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन जो वर्जन खुद की फोर्ड ने यूज़ करी है उसमें बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट्स एंड कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लॉसूट्स भी फाइल हुए हैं फोर्ड के अगेंस्ट इस ट्रांसमिशन को लेके, क्योंकि फॉल्टी ट्रांसमिशन निकल रही है। एंड फोर्ड ने क्लैरिफिकेशन ज़रूर दी है कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है, सॉफ्टवेयर को हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, आप हमारे पास गाड़ी लाइए, हम सॉफ्टवेयर को ट्वीक करेंगे एंड गाड़ी एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ फिर भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी सेटिस्फैक्शन रेट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, एंड क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट मेजरली 2019 के एंड में ही कैरी आउट हुआ था, एंड 2020 तो वैसे ही हमारा लॉकडाउन एंड कर्फ्यूज़ में निकला है, तो इस वजह से हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि वो प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली सॉर्ट आउट हो गई हैं। एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस हैं जिनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। तो फोर्ड ने ज़रूर कहा है कि ये एक सॉफ्टवेयर इशू ही है जो कि हम रेक्टिफाई कर देंगे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ, लेकिन वो लोग इसको एक मैकेनिकल फॉल्ट ही मान रहे हैं, तो ये ट्रांसमिशन भी प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि एक बारी आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी फोर्ड को अच्छी तरह से सारे ट्रांसमिशंस का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेने दीजिए, उसके बाद 1-2 साल और रुकिए, देखिए कि सेटिस्फैक्शन रेट हाई हुआ, कस्टमर्स अब सेटिस्फाइड हैं अपनी ट्रांसमिशन से कि नहीं, क्या ये वाकई में सॉफ्टवेयर फेलियर ही था या फिर एक मैकेनिकल फेलियर है। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर फेलियर है, सॉफ्टवेयर ग्लिच है, तो ये एक ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, लेकिन अगर ये एक मैकेनिकल फॉल्ट है तो बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टू मेंटेन गियर बॉक्स होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गियर बॉक्स है। तो एंडेवर BS6 2020 में ही लॉन्च हुई है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि 1-2 साल तक आप रुक जाइए, क्योंकि इंजन तो चलो आप ऑयल चेंजेस एंड प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ आप उससे सफिशिएंट लाइफ निकाल लेंगे, लेकिन जो गियर बॉक्स की प्रॉब्लम है ना, वो एक मेजर ग्लेयरिंग फॉल्ट अपीयर हो रहा है फोर्ड के एंडेवर में। तो आप 1-2 साल तक रुकिए, देखिए ट्रांसमिशन को कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड उसकी क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं फोर्ड वाले, एंड उसके बाद ही आप अपनी परचेज फाइनल कीजिए। अब बात करते हैं कि इस सेगमेंट में अगर आपने गाड़ी लेनी ही है तो आप कौन सी लें। देखिए, टोयोटा फॉर्च्यूनर भी आपने नहीं लेनी है, वो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में कवर अप करूंगा। टोयोटा फॉर्च्यूनर के 2.8 लीटर डीजल पे भी लॉ सूट्स चल रहे हैं, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर भी आपने नहीं लेनी है, वो मैं अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव इस कैटेगरी में आपका है महिंद्रा ऑल्टुरस। बट पर्सनली स्पीकिंग एंडेवर मेरा फेवरेट SUV रहा है, तो अगर कल को यूट्यूब मुझे 30-40 लाख रुपीज़ पेमेंट दे देते हैं तो मैं सर्टनली एंडेवर ही खरीदूंगा। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, मैं एक यूज्ड एंडेवर खरीदूंगा
whether 3.2 लीटर या फिर 2.2 लीटर डीजल इंजन एंड अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, एक यूज्ड एंडेवर एक बहुत बेहतर बाय रहेगी इंस्टेड ऑफ द एंडेवर BS6 2.0, जिसका इंजन डिजाइन भी फॉल्टी है एंड ट्रांसमिशन भी फॉल्टी प्रूव हो रही है। अगर इंजन को लेके आपके थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो आप यूके में फोर्ड की वैन आती है फोर्ड ट्रांजिट, उसमें भी सेम इंजन यूज होता है, आप उसकी रिलायबिलिटी रिपोर्ट्स देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स आ रहे हैं इंजन की उस गाड़ी में भी। तो अगर आप एंडेवर लेना ही चाहते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है एंडेवर की, बिल्ट भी अच्छी है, राइड कंफर्ट इज सुपर, ओवरऑल कंफर्ट भी, फीचर्स भी, ऑलमोस्ट सारा कुछ अच्छा है, लेकिन BS6 अपडेट के साथ मैं इस गाड़ी को अवॉइड ही करूँगा। अगर एंडेवर आपने लेनी ही है तो आप बेशक एंडेवर लीजिए, लेकिन आप एक यूज्ड एंडेवर लीजिए विद 3.2 और 2.2 डीजल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर ये सरप्राइजिंग था आपके लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कार्स के रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन।